Hey everyone, what's up? So, welcome back to my channel UPSC Feeds. I am really grateful to see you all here again. So, I am going to cover today. What I'm going to cover today is IRPT 365. I'll try to complete or finish the first topic in this video, and then I'll make further videos, and I will even make a playlist of it. You can go and check it out that on my channel. So, without any further ado, I would like to start the video. Okay, so let me first clarify that what are the topics that we are going to cover today. So these are the topics that we are going to cover today, and I'll try to cover these topics as soon as possible, okay, in less than 1 hour. Okay, so let's start. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल. ओके, सो सबसे पहला टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, लेट्स सी. यूएनजीए. ओके, यूएनजीए में पता होगा, यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी 6 बॉडीज़ होती हैं. वी हैव 6 बॉडीज़ ऑफ इट, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है. यूएनजीए, यूएनएससी, आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड यूएन सेक्रेटेरिएट. So these are the 6 bodies that मतलब ये major 6 bodies हैं, and there are various other bodies that comes under UN, but these are the main bodies of which we are always aware about in the news even. So ये सारी चीज़ें हमेशा न्यूज़ में भी आती रहती हैं, तो हमेशा पता होना चाहिए that these 6 bodies are there with the UN. ओके, सो सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं क्या है. यूएनजीए पासेस अ रेजोल्यूशन कॉलिंग द सिक्योरिटी काउंसिल टू एडमिट पैलेस्टीन. सो उन्होंने कहा है कि पैलेस्टीन को यूएनजीए में एक मेंबर बना लो. ठीक है, मेंबर बनाने के लिए है. तो मैं यार क्विकली कवर करने की कोशिश करूँगी एज सून एज पॉसिबल, सो प्लीज़ कॉपरेट. मैं एक एक लाइन तो नहीं समझाने वाली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको बताऊँगी. ओके, तो सबसे पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों था ये देख लो आप. द रेजोल्यूशन डज नॉट ग्रांट पैलेस्टीनियन फुल मेंबरशिप. तो उन्होंने कहा है कि पैलेस्टीन अभी फुल मेंबरशिप उसको तो नहीं ग्रांट किया जा सकता, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं हम कि वो क्वालिफाइड है ज्वाइन करने के लिए यूएन. तो हमें पता है कि जो यूएन बॉडी आती है इनमें जो है जो यूएन जी होती है बेसिकली जनरल असेंबली, इसमें क्या होता है कि 6 मतलब टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास नॉट इन यूएनजीए स्पेसिफिकली, यू कैन से यूएनएससी. यूएनएससी में हमारे पास 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं. ठीक है, और 15 नॉन परमानेंट होते हैं. जो नॉन परमानेंट होता है, जो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ होती हैं वो 2 years के टर्म्स के लिए होती हैं, वो इलेक्ट होती हैं. और जो नॉन परमानेंट स्टेटस है वो इंडिया भी ले चुका है, आई थिंक सो मेनी टाइम्स, बट लास्टली वॉज इन 2021 एंड 22. ओके, सो दिस वॉज द ईयर. एंड सो यहाँ क्या है प्रोसेस फॉर द एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बेसिकली. अगर इसमें यूएन में नया मेंबरशिप चाहिए तो क्या करना पड़ता है. स्टेट सबमिट एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल को, और उसके बाद रिकमेंडेशन आता है फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल. उसमें से कम 9 मेंबर, मैंने बोला ना 15 मेंबर होते हैं, उसमें से 9 मेंबर्स शुड गिव मतलब वोट इन फेवर, उनको वोट देना है फेवर में. और उसमें से जितने 5 हमारे पास पता है परमानेंट मेंबर होते हैं. जो परमानेंट मेंबर हैं वो ये हैं P5 कंट्रीज़, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस. तो ये 5 जो मेंबर्स हैं, ये एक भी 5 में से एक भी मेंबर नेगेटिव वोट नहीं देना चाहिए. मतलब उनको ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली वो अपना वोट विदड्रॉ कर लें कि हमें इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं बनाना है मेंबर, क्या मतलब पर्टिकुलर कंट्री को बेसिकली. सो दीज आर द थिंग्स हियर. एंड देन तो किसी को उनके अगेंस्ट में वोट नहीं करना है. अब जनरल असेंबली के अप्रूवल की बात करते हैं तो 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए. तो ऐसे आप जल्दी जल्दी पढ़ लो. मेंबरशिप इफेक्टिवनेस की बात करूँ, मेंबरशिप बिकम इफेक्टिव अपॉन अडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन. ओके, अब देख लेते हैं यूएनजीए कब फॉर्म हुआ. जेनेसिस 1945 में हुआ है एज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन. मैंने बोला ना 6 ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक होता है यूएनजीए. ओके, मेंबर्स बात करें तो मेंबर्स 193 होते हैं. वोटिंग चाहिए होती है 2/3 मेजोरिटी. ओके, सो यू कैन सी 2/3 मेजोरिटी. ओके, मीट एनुअली मिलते हैं, रेगुलर सेशंस होते रहते हैं, और मोस्टली स्टार्टिंग सितंबर में ये इनकी मीटिंग होती है. और एनुअली इनकी प्रेसिडेंसी जो है वो भी रोटेट होती रहती है बिटवीन द मेंबर्स. ओके, सो अभी रिसेंटली इंडिया ने भी होस्ट किया था 2022 में, आई थिंक. यस, पास्ट रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है ये. ठीक है, यूएनजीए के जो फंक्शंस होते हैं, मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर. ठीक है, बजट को अप्रूव करते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं यूएन बजट को. ठीक है, डिस्कस ग्लोबल इश्यूज, एंगेज इन डायलॉग, प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस. बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं. Then pack for the future. What is this?
Back to the Future is nothing but it's an it's a kind of a resolution that they have adopted at UN Summit for the Future जब हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो मतलब ये बैक फॉर द फ्यूचर होगा टू एड्रेस 21st सेंचुरी चैलेंजेस। जो 21st सेंचुरी में चैलेंजेस लाइक कौन कौन से चैलेंजेस, एआई को रेगुलेट करना, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को देखना, ये सारी चीज़ें, तो यही है वेलबींग को कैसे बनाए रखना इन द फ्यूचर जनरेशन में, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बैक फॉर द फ्यूचर के अंदर। सो ऐसे ऐसे आप जल्दी जल्दी पढ़ के इसको खत्म कर सकते हो। ओके, सेकंड टॉपिक है यूएनएससी। ये सेकंड बॉडी है ना, यूएन की जो 6 बॉडीज़ होती हैं उनमें से एक यूएनएससी हो गया, यूएनजीओ हो गया, ट्रस्टेसिव काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर वाला हो गया, एंड देन वी हैव आईसीजे एंड वन मोर वाज देयर, व्हाट वाज दैट वाज यूएन सेक्रेटेरिएट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स हियर। देन यूएनएससी की हम बात करें तो यूएनजीए इलेक्टेड, उसने किसे इलेक्ट किया है, डेनमार्क को, ग्रीस को, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया टू सर्व एज नॉन परमानेंट मेंबर। मैंने बोला ना 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, तो नॉन परमानेंट वाले मेंबर्स को इलेक्ट किया है यूएनजीए ने अभी। किसको किसको किया है, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए कि 2 ईयर टर्म्स के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, 1945 में हुआ था। और किस लिए है ये, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। कॉम्पोजिशन 15 मेंबर, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। जो ये सारी चीज़ें हैं, जो नॉन परमानेंट होते हैं वो 2 ईयर्स टर्म के लिए होते हैं, और जो परमानेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, ये पता होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये बाइंडिंग अभी हमने देखा था जो यूएनजीए के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, नॉन बाइंडिंग होते हैं, बट यूएनएससी वाले सारे बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। और इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द नॉन परमानेंट सीट, कब हुआ है, टोटल 8 बार, मैंने बोला ना सो मेनी टाइम्स, तो 8 बार इलेक्ट हुआ है अभी तक नॉन परमानेंट सीट पे इंडिया। और लास्टली वॉज 2021 एंड 2022, ठीक है। देन कॉमन प्लेज इनिशिएटिव वुमेन्स के लिए बेसिकली क्या है कि वुमेन को भी एडमिट करो, ठीक है। जो रेजोल्यूशन जो भी अपॉइंटमेंट होती है वुमेन की एज अ लीड मीडिएटर्स की तरह, ठीक है, मेडिएशन टर्म्स में उनको लाओ, तो ये सारी चीज़ें। यूएन पीस कीपिंग की बात करूँ तो इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो बेसिकली क्या है, इंडिया ने लॉन्च किया था जब उसने प्रेसिडेंसी को होल्ड किया था उस टाइम, तो उन्होंने लॉन्च किया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्या है, न्यू डेटाबेस डिजाइन टू रिकॉर्ड क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर, यूएन पीस कीपर्स होते हैं, मैं पता होगा। तो जहाँ जहाँ पर भी कोई क्राइम होता रहता है या फिर कोई अनसर्टेनिटी कन्फ्लिक्ट वगैरह है, वहाँ पर हर जगह यूएन की फोर्सेस होती हैं, तो पीस कीपर्स फोर्सेस भी होती हैं। तो उनके अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके लिए इंडिया ने बनाया था, इनका इनिशिएटिव है इंडिया का, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। देख लेते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बेसिकली है क्या, लॉन्च बाय इंडिया इन 2022 टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स जो होता है अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट्स कौन पहनता है, यूएन पीस कीपर्स की फोर्सेज जो होती हैं वो पहनती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएनएससी, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू मेंटेन और री एस्टैब्लिश पीस के लिए, बेसिकली क्या है, पीस मेंटेन करने के लिए सारी फोर्सेज होती हैं इन एन एरिया ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट। हाउएवर दे समटाइम फेस वायलेंस, तो कभी कभी उनके अगेंस्ट भी वायलेंस होता है, तो वही बेसिकली उसी चीज़ को अकाउंटेबल लेने के लिए कि किसकी अकाउंटेबिलिटी है अगर वो वायलेंस फेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव लिया गया है थ्रू बाय इंडिया, ओके। अब नाउ जेनेसिस देख लेते हैं, 1948 में हुआ था विद यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन वेस्ट एशिया फॉर द आर्म्स टाइज एग्रीमेंट, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट टू पीस, कंसेंट, इम्पार्शियलिटी, ये सारी चीज़ों के सेल्फ डिफेंस के लिए है, ठीक है। यूएन पीस कीपर वेयर डिस्टिंक्टिव ब्लू हेलमेट्स, मैंने बोला ना वो पीस कीपर जो होते हैं यूएन के वो ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो डिटरमिन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज डिप्लॉयमेंट बाय अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन, बजट रिलीज होता है इन सब के लिए, ठीक है। और इसको अप्रूव कौन करती है, जनरल असेंबली यूएनजीए करती है, बजट अप्रूव करती है, नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इलेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें यूएनजीए करती है, ठीक है। और इवन जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है इन विच ईयर 1988, तो मतलब ये अच्छा काम करते हैं, ये पीस कीपिंग में पीस को बढ़ाने में वर्ल्ड में ये अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये प्राइज़ मिला था कब, 1988 में, ओके। इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया ऐसा पहला कंट्री था जिसने ऑल वुमेन यूनिट भेजी थी, पहली बार ऑल वुमेन यूनिट थी जिसमें सारी लड़कियाँ थी, यूएन बेसिकली फोर्सेस वाली सारी लड़कियाँ, तो वो हो गया अंडर यूएनपीके विच वॉज सेंट टू लाइबेरिया, उसको लाइबेरिया बेसिकली इंडिया एज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएनपीके कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स, ओके। देन 1.4 अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू यूएन, ओके। यूनेस्कैप, what is UNESCAP? United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, okay। अब देख लेते हैं बेसिकली क्या है कि अभी एक पर्टिकुलर से रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, उसके बारे में बात हो रहा है, यूनेस्कैप ने किया है। और ये एक एनुअल फ्लैगशिप है, मतलब हर साल मीटिंग होती रहती है इनकी,
और हेडक्वार्टर की बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक है। 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। रीनेम किया गया था एस्कैप इन 1976 बेसिकली। मेंबरशिप की बात करें तो 53 मेंबर्स हैं। इंडिया फुल टाइम मेंबर है, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं। फंक्शन फोरम फॉर द गवर्नमेंट, डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ जो हैं, लाइक पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, सोशल इश्यूज़ क्या क्या हैं वर्ल्ड में, उन सबको डिस्कस करने के लिए बेसिकली ये बॉडी है, ठीक है। सेकंड क्या है, UNCTAD, तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट इज़ दिस, तो अभी क्या है 60th एनिवर्सरी, मतलब जब ये फॉर्म हुआ था इन विच ईयर 1964, तो 1964 से लेकर 2024 कितने ईयर्स हो गए, 60 ईयर्स हो गए। 60th एनिवर्सरी थी इसकी, इसीलिए न्यूज़ में था। तो ये सारी चीज़ें हैं। हेडक्वार्टर देख लो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्टैब्लिश 1964 में हुआ बाय UNGA एंड इट हैज़ रीब्रांडेड टू UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पहले इसका नाम ये था, अभी बेसिकली ये है, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्टिव 8, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं इन इंटीग्रेटिंग इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। 195 नेशंस हैं, इंडिया भी उसमें, ठीक है। फिर आप देख लेते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं इनकी। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तो खुद से पढ़ लो यार, इजी थिंग्स हैं, समझ में आ रहा है। सही, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट हैज़ मैंडेटेड बाय द ग्लोबल कम्युनिटी इन एडिस अबाबा एजेंडा, ये हो गया। डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। द ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम UNGSCF, तो क्या इनॉग्रल एडिशन होस्टेड बाय, तो किसने होस्ट किया है, बारबाडोस ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। सो UN ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, ये फोरम जो है होस्ट किसने किसने किया है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस आप एक बार जाके ना मैप में देख लेना कहाँ पर है, और उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से ओशंस हैं, आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अबाउट UNGSCF, एड्रेसिंग एस्केलेटिंग डिसरप्शंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है, कॉज बाय क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इंटरडिपेंडेंसीज। सो लॉन्च द मैनिफेस्टो फॉर इंटरमॉडल लो कार्बन एफिशिएंट, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली क्या है कि जो सप्लाई होती है वाटर के थ्रू, लैंड के थ्रू, बेसिकली वाटर के थ्रू, तो उन सबको देखने के लिए सप्लाई चेन, बेसिकली उसके लिए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, आप उसको देख लो। और इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया डिजिटल सोल्यूशंस कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो है फॉर ट्रेड एंड अंगटैट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट डेटा सेट टू ऑप्टिमाइज ट्रेड फ्लोस, ओके। सो स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस पर्टिकुलरली फॉर जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सिड्स, उनके लिए पर्टिकुलरली ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। G4 नेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है, एस सुब्रमण्यम जयशंकर जो भी हैं। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उनकी अभी एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी G4 नेशंस में, उसमें जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उस मीटिंग को अटेंड किया था, और कहाँ पर किया था, न्यूयॉर्क में, ठीक है। द ग्रुप रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ द UNSC थ्रू टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस, ये सारी चीज़ें हैं। अब G4 नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये देख लो, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये सब पता होना चाहिए ना कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये ईच अदर बिड्स फॉर परमानेंट UNSC सीट्स, तो मतलब क्या है कि यही कि UNSC सीट्स में कौन कौन मेंबर बनने वाला है ना, राइट, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए कि आप परमानेंट मेंबर की सीट को बढ़ाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और प्रपोजेस इंक्रीजिंग UNSC मेंबरशिप, उन्होंने कहा कि UNSC में अभी हमें पता है टोटल 15 मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें से केवल 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। जो 5 परमानेंट हैं केवल, वो कह रहे हैं कि आप 25 से 26 कर दो, 15 की जगह 25 से 26 मेंबर करो। और दूसरी बात, जो 6 अभी केवल 5 परमानेंट हैं, उनसे 5 से 6 कर दो, 6 परमानेंट बनाओ और बाकी 4 से 5 नॉन परमानेंट मेंबर और बढ़ाओ। तो बेसिकली यही है, इसीलिए ये बना हुआ है, और इनका नाम क्या है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ओके। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट अपोज द G4, ये अगेंस्ट में काम करती है इनके। तो ये जो हमारा G4 नेशन है, ये कहता है कि यार सीट्स और बढ़ाओ, 15 से 25-26 तक करो, ठीक है। और लेकिन अभी यूनाइटेड फॉर कंसेंसस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके अगेंस्ट में काम करती है, वो कहती है नहीं, मतलब जो भी G4 नेशन कह रहा है उसको अपोज करने के लिए होता है कि परमानेंट सीट जितनी है उतनी ठीक है, उनको मत बढ़ाओ। जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये सब आप याद कर लेना, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, इटली हो गया, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सैन मारिनो, स्पेन, टर्की, ये सारी चीज़ें। और यूनाइटेड फॉर कंसेंसस का नाम एक और है, इसको आप कॉफ़ी क्लब भी कह सकते हो, तो इट्स अ कॉफ़ी क्लब, तो इसका नाम है। तो आप जान लो कि G4 नेशंस को जो अपोज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी बॉडी है उसका क्या नाम है, या तो आप UFC कहो, वैसे तो याद नहीं रहता, आप कॉफ़ी क्लब याद कर लो, सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, ओके। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ICC प्रोसिक्यूटर सॉट अरेस्ट वारंट फॉर इजराइल PM एंड हमास लीडर फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम।
तो मतलब क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, जो ग्लोबली जो भी ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट वारंट हो सकता है, उनके लिए वारंट ये निकालती है बेसिकली है। तो ये है इजराइल पीएम के अगेंस्ट में और हमास लीडर्स के अगेंस्ट में इन्होंने निकाला था अरेस्ट वारंट। ओके, सो न्यूज़ में और क्यों था, मार्च 2023 में आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया था रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ भी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आईसीसी अरेस्ट वारंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज एक्यूज टू फेस अरेस्ट, मतलब उस आदमी का, जैसे अभी रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन हो सकती है उनकी, तो उनका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो हर जगह आसानी से जा नहीं सकते और फेस अरेस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट टू प्रोसिक्यूट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स, ठीक है, 1998 में अडॉप्ट हुई थी, इन्फोर्स हुई थी 2002 में। टाइप्स ऑफ क्राइम की बात करें तो जेनोसाइड हो सकता है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये सारी चीज़ें। अब मेंबरशिप की बात करें तो 124 स्टेट पार्टीज़ हैं। पैलेस्टीन जो है अभी अभी रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है, किसमें, आईसीसी में, ठीक है, पैलेस्टीन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है 2015 में। और मलेशिया 124th है, वो कब ऐड हुआ है, 2019 में। तो सब रिसेंट कंट्रीज़ हैं। और अब देख लो इंडिया मेंबर नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया मेंबर नहीं है अगर ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। बट फिर भी अगर ये आ गया कि आईसीसी का मेंबर इंडिया है, नहीं तो होना चाहिए पता कि नहीं है। ओके, चलो रशिया तो नहीं रहेगा ऑब्वियस है, चाइना भी नहीं रहेगा, यूएस भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी नहीं है, चलो इसराइल भी नहीं रहेगा क्योंकि ये तीनों कंट्रीज तो अभी काफ़ी वॉर में रहती हैं हमेशा, तो इनका तो समझ में आ रहा है, बट यूएस और इंडिया भी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी डिसीजन आर बाइंडिंग इन नेचर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आईसीसी एंड आईसीजे के बीच में डिफरेंसेस बता रहे हैं। ये जेनेसिस इनका हुआ था रोम स्टैट्यूट से और इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में यूएन चार्टर के थ्रू। यूएन की एक बॉडी तो है आईसीजे, तो यूएन चार्टर के थ्रू ये हुआ था। और हेग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका कहाँ है, इसका भी हेग नेदरलैंड में है, बट उसका नाम है पीस पैलेस में, बेसिकली पीस पैलेस विच इज़ इन नेदरलैंड, वहाँ पर है। अब कॉम्पोजिशन यहाँ पर 18 जजेस होते हैं, यहाँ पर 15 होते हैं, डिफरेंसेस दिख रहे हैं। और फिर होल्ड ओनली इंडिविजुअल क्रिमिनली, केवल ये क्या करता है कि आईसीसी जो है इंडिविजुअल्स को क्रिमिनल बोल सकता है, जैसे कि अभी उन्होंने क्या कहा, रशियन प्रेसिडेंट, इजराइल पीएम, तो ये किसी इंडिविजुअल को ये कह रहे हैं कि यू आर, मतलब बेसिकली उनको वो कह रहे हैं कि दैट यू आर क्रिमिनल। बट यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बोला जा सकता है आईसीजे में, ठीक है। ब्रिक्स की बात करूँ तो अभी मीटिंग हुई थी 16th, कहाँ पर हुई, कजान रशिया में हुई। जेनेसिस की बात करूँ तो जिम ओ'नील ने पहली बार 2001 में इसका जेनेसिस, मतलब वहीं से ये बना हुआ है बेसिकली। सो ब्रिक फॉर्मलाइज्ड कब हुआ था, G8 आउटरीच समिट 2006 में हुई थी वहाँ। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ हुई, रशिया में हुई 2009 में। मेंबर की बात करें तो ओरिजिनल 5 थे। ब्रिक्स का नाम याद करो ना, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और ये जो मतलब ये जो एस है, पहले ब्रिक था केवल, जो एस है ये साउथ अफ्रीका बाद में आ जाता है, ठीक है, ज्वाइन करता है कब, 2010 में। न्यू मेंबर्स की बात करें तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई एंड इंडोनेशिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया पहला ऐसा साउथ ईस्ट एशियन मेंबर बना हुआ है, पहले ऐसी कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया से मेंबर बनी हुई है, किसमें, ब्रिक्स में, ठीक है। और सऊदी अरेबिया ने अभी कोई फॉर्मल डिसीजन नहीं लिया है कि वो मेंबर बनना चाहते हैं नहीं, ठीक है। अब ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, अब पार्टनर कंट्रीज़ क्या होती हैं, जिनके पास मेंबरशिप पूरी नहीं होती, मतलब दे आर बेसिकली नॉट मेंबर्स, बट फिर भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग होती हैं, जो भी वहाँ पर बातें हो रही हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, उन सब में ये अच्छा खासा पार्टिसिपेट करती हैं, बट मेंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट की बात करें तो नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, ओके। अब ब्रिक्स इनिशिएटिव की बात करें तो सबसे पहला क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक किस लिए बना है, ये कब बना है, ये इंपॉर्टेंट है, सांघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ये बना था बेसिकली फंड करने के लिए ब्रिक्स नेशंस को, ठीक है, फंडिंग वगैरह के लिए है, तो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जेनेसिस फाउंडेड द 6th ब्रिक्स समिट जब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, फोर्टालेजा, कहाँ पर, ब्राज़ील में 2014 में, तो वहीं पर NDB का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी एक ADB होती है, उससे कंफ्यूज मत करना, ये न्यू है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, ठीक है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें, मतलब ये बेसिकली क्या है, इनिशिएटिव्स हैं। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू मेंबर, मतलब थोड़ा बहुत पैसों का सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए पेमेंट चैलेंजेस के लिए। ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज, ये एग्रीकल्चरल और प्रोडक्ट्स के लिए है बेसिकली, रशिया लेड इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा है कि क्रिएट का फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए विद इन द ब्रिक्स कम्युनिटी, तो यही है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब ये सारे इनिशिएटिव हैं कि आप थोड़ा ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस करते वक्त ये क्या करेंगे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, अपना खुद का एक पेमेंट सिस्टम ला रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स पे। ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट का, स्विफ्ट कहाँ, डॉलराइजेशन के लिए होता है, डॉलर्स के लिए, बेसिकली डॉलर्स एक्सचेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल या साइट है, यू कैन से काइंड ऑफ बैंक फैसिलिटी।
सो अभी क्या है इसका ऑल्टरनेटिव, जब भी मतलब कोई कंट्रीज़ थोड़ा ग्रो करने लगती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ग्रो करता है, तो वो सोचता है कि हम अपना पेमेंट सिस्टम अपनी करेंसी में एक्सचेंज करें। तो यहाँ पर ब्रिक्स पे अभी इन्होंने लॉन्च किया, ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट है जो सर्विस होगी, सेटलमेंट ऑफर ऑल्टरनेटिव होगी स्विफ्ट के लिए, ठीक है। 1.7। सो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। आसियान सबसे पहले देख लो कि हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया। जेनेसिस 1967 में बैंकॉक में हुआ। एशियन डिक्लेरेशन जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसके थ्रू 5 मेंबर्स थे इनिशियली। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडिया नहीं था, ठीक है, इनिशियली, तो याद कर लेना। 10 मेंबर हैं अभी। और दिल्ली डायलॉग जो है, इट इज़ एन एनुअल ट्रैक 1.5 फोरम फॉर डिस्कसिंग इश्यूज बिटवीन आसियान एंड इंडिया। ओके, डायलॉग पार्टनर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीज हु आर डायलॉग पार्टनर्स। ओके, और देख लेते हैं अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि पीएम ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। 21st आसियान इंडिया समिट हुई थी, कहाँ पर? वियंतियाने, लाओस, पीडीआर। ओके, देन अभी की आसियान इंस्टीट्यूशन, आसियान रीजनल फोरम ARF 1994 में स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1996 में। बस इतना याद रखो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो सब भूल जाओगे। आसियान फ्यूचर फोरम है, वियतनाम ने प्रपोज किया है। 43rd एशियन समिट जो 2023 में हुई थी वहाँ पर, ठीक है। और मतलब नए आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, बेसिकली नए पॉलिसी की रिकमेंडेशन देने के लिए, इसके लिए। और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है यहाँ पर। और किसने प्रपोज किया था? वियतनाम ने। अदर की आसियान इंस्टीट्यूशन, आसियान +3 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाइना, जापान, कोरिया, ठीक है। इंडिया इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट आसियान, तो ऑब्वियस है इंडिया है। कि जेनेसिस की बात करें, इंडिया आसियान की जो मीटिंग हुई, इसका जेनेसिस कब हुआ था? इंडिया बिगैन फॉर्मल एंगेजमेंट कब? 1992 में। ओके, डायलॉग पार्टनर कब से है? 1996 से। समिट लेवल पार्टनर 2002 से। एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनर 2012 से। मतलब धीरे धीरे रिलेशन कैसे ग्रो हुआ है बिटवीन आसियान एंड इंडिया, ये इसमें शो कर रहा है। डायलॉग, समिट लेवल पार्टनर, ये सारी चीज़ें। तो ओके, अभी यहाँ एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं? आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, और आसियान सॉलिडारिटी एक्सरसाइज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये ईस्ट एशिया समिट क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया है 19th ईस्ट एशिया समिट, जो कि हुई जकार्ता इंडोनेशिया में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2005। कुआलालंपुर, मलेशिया। लीडर लेड फोरम ऑन डायलॉग एंड स्ट्रैटेजिक, ये सारी इश्यूज़ पे बात करते हैं। 18 मेंबर हैं, ठीक है। मेंबर कौन कौन सा है ये पता होना चाहिए, थोड़ा देख लेना जल्दी जल्दी, थोड़ा सा समझ के याद करो, याद हो जाता है। 6 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कॉपरेशन, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, ये सारी प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं इसमें बताया गया है। एनवायरमेंट है, एजुकेशन, फिनांस, ग्लोबल हेल्थ इशूज़, हेल्थ है, नेचुरल डिजास्टर, आसियान कनेक्टिविटी। आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स, सो एटिका इसको बोलते हैं। तो 5th जॉइंट कमेटी हुई है, रिसेंटली कहाँ हुई? जकार्ता में हुई, रिव्यू करने के लिए आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एंड एग्रीमेंट, एटिका। कब फॉर्म हुआ था ये? 2009 में साइन हुआ था। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेड बैरियर्स को अब रिमूव करो, थोड़ा कम करना है। ट्रेड डेफिसिट, इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब इंडिया जितना इम्पोर्ट करती है, एक्सपोर्ट उससे कम करती है आसियान नेशंस के साथ, ठीक है। और सार्क की बात कर लें, सार्क हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। स्टैब्लिश हुई थी 1985 में, और थ्रू सार्क चार्टर इन ढाका। एंड मेंबर में कौन कौन है? इंडिया है, ठीक है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, भूटान, ये मालदीव। म्यांमार नहीं है इसमें, याद रखना, म्यांमार नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब देख लेते हैं इसमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अभी एक आया है। व्हाट इज़ दिस? आरबीआई ने अनाउंस किया है कि सार्क के लिए करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 to 27, ये याद रखना कब तक के लिए, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट क्या है? स्वैप मतलब बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो काउंटर पार्टीज़, दो कंट्री, बेसिकली दो काउंटर पार्टीज होती हैं, एक्सचेंज करती हैं अपनी खुद की एक दूसरे की करेंसी एट अ सेट रेट, ठीक है। एंड देन री एक्सचेंज करती हैं दोज करेंसीज एट एन एग्रीड अपॉन फिक्स डेट इन फ्यूचर में फिर री एक्सचेंज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अदर सिग्निफिकेंट CSA ऑफ इंडिया, तो ब्रिक्स के साथ भी इंडिया का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है 2015 में। इंडिया के साथ जापान का भी है, UAE का भी है, इंडिया श्रीलंका का भी है, ठीक है। और अदर की फैक्ट्स की बात करें तो डिसीजन जो होता है एट ऑल लेवल इन सार्क आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ यूनानिमिटी, ठीक है। तो यूनानिमिटी मतलब सब सपोर्ट करते हैं, सहमति देते हैं, तो डिसीजन उस बेसिस पे लिया जाता है। और बायलेटरल और कंटेंशियस जो इश्यूज़ होते हैं उनको हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। साफ्टा एग्रीमेंट हुआ था 2006 में, और सैटिस 2010 में। GSAT-9 का यूज़ हुआ था। लाइक GSAT-9 एक सैटेलाइट है ना, तो साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली क्या है, इंडिया ने लॉन्च किया था वहीं से, साउथ एशिया सैटेलाइट। ओके, सो सार्क की बात करें, हैज़ बिन लार्जली डिसफंक्शनल, तो सार्क की मीटिंग जल्दी होती नहीं है बेसिकली, तो दैट्स वाई इट हैज़ बिन, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि डिसफंक्शनल रहती है लार्जली सिंस 2016 से। अब यहाँ पर देख लें तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक ने एक्वायर किया, अभी उसको लीगल पर्सनालिटी डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है।
तो क्यों? क्योंकि नेपाल ने इसको क्या कर दिया है, एंडोर्स कर दिया है, मतलब अपना भी सपोर्ट दे दिया है कि ठीक है, अभी ये लीगल एंटिटी है। तो मतलब सारी कंट्रीज़ ने मिलकर अब इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, लीगल पर्सनैलिटी अब इसकी। और चार्टर वॉज साइन एंड अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 5th समिट ऑफ ग्रुपिंग इन श्रीलंका 2022। ओके, फोर्स में कब आया? केम इनटू फोर्स ऑन 20 मई 2024। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो बिम्स्टेक का कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश, और एस्टैब्लिश हुआ था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। ठीक है, मेंबर कौन कौन है? बांग्ला, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार। इसमें म्यांमार है, ठीक है, इसमें म्यांमार है, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्रीज हैं। देन अदर की फैक्ट्स की बात करूँ तो मेजर प्रोजेक्ट्स 7 फोकस एरियाज़ हैं, ये देख लो आप कौन कौन से हैं, जो भी ऊपर पड़ा था लगभग वही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कनेक्टिविटी। ठीक है, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं? DMA, MEX। ओके, क्वाड की बात करें तो क्वाड। ओके, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। ये 4 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, जो क्वाड कंट्रीज़ एज अ कही जाती हैं। इनका इनिशिएटिव क्या होता है बेसिकली? टू काउंटर चाइना। बेसिकली क्या होता है? ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो US House of Representatives have passed strengthen US Australia India Japan cooperation और strengthening the Quad Act। ठीक है, मोर ऑन द न्यूज़, PM ऑफ इंडिया ने अटेंड किया है अभी क्वाड लीडर की जो समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? वेलमिंगटन, US में हुई थी, और अडॉप्ट किया गया वहाँ पर वेलमिंगटन डिक्लेरेशन। अब उसमें की क्या चीज़ें हैं, मतलब की इनिशिएटिव, की अनाउंसमेंट क्या है? कैंसर मूनशॉट एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें वो कम बैक करेंगे जो सर्विकल कैंसर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और पोर्ट्स के लिए है वहाँ पर, पोर्ट्स सो दैट दे कैन enhance the availability, or you can say enhance the sustainable port infrastructure development। मैरीटाइम इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन, मैप 3 जिसको बोला गया है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है टूल फॉर द इंडो पैसिफिक, ये सारी चीज़ें। सी शिप के लिए भी ऑब्जर्वर मिशन की तरह काम करेगा, तो ये सारी चीज़ें। इंडिया होस्ट करेगा 2025 की जो क्वाड लीडर्स की समिट होगी, तो इस बार इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, और क्वाड हैज़ मार्क 20 years ऑफ कॉपरेशन। ओके, स्ट्रेंथनिंग द क्वाड को थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, लाइक क्वाड 4 मेंबर है, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, ये सारी चीज़ें हैं कुछ है इसमें। 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप, तो इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद कर लो क्या है, मतलब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या क्या काम होता है? हेल्थ, क्लाइमेट, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मैरीटाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी। कब कब अडॉप्ट किया गया, थोड़ा इसमें क्यू चैम्प देख लेना क्या है क्लाइमेट में। ठीक है, 2022। और सेमी कंडक्टर पॉलिसीज में लाया गया टेक्नोलॉजी में, और ये हो जाएगा आपका इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी में क्या है? कॉड साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप। क्विक ओवरव्यू ऑफ कॉड। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, ये सारी कंट्रीज इसमें पार्ट्स हैं, ये तो पता ही है, इनके मेंबर्स हैं। अब टाइमलाइन देख लो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, तो 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बिकॉज सुनामी रिलीफ एफर्ट्स के लिए। ठीक है, तो कोलैबोरेशन 4 कंट्रीज़ ने किया था सुनामी रिलीफ एफर्ट्स में। मैं पता है 2004 में भयंकर सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, तो उसके बारे में बात हो रही है। 2007 में बात करें तो फॉर्मलाइज़ किया था किसने? जापान ने। ठीक है, पहली क्वाड मीटिंग हुई थी, और उसके बाद 2017 में पहली ऑफिशियल टॉक हुई, कहाँ पर? फिलीपींस में। और कब हुई? ईस्ट एशिया समिट में हुई। ऑब्जेक्टिव, प्रमोटिंग अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। ये मैंने बोला ना कि टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये सारी चीज़ें। अब स्क्वाड जो है ये US ने एक अपना बनाया हुआ है, इंस्टीट्यूशनलाइज, लॉन्च किया है 2024 में ही। और मेंबर्स कौन कौन से हैं? 4 वे सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगी, US, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान। इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है, स्क्वाड में। और डीप इन इंटीग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना का मिलिटरलाइजेशन साउथ चाइना सी में, उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो अभी अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑकस। ऑकस ने अभी कंप्लीट किया है 5 ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब ऑकस क्या है देख लो आप, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ये क्या है? ये ग्रुपिंग है जो US ने फॉर्म किया था 2021 में, तो अभी 5 साल हो गया उसको, तो चलिए न्यूज़ में था। ठीक है, और न्यू 3 वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस है ये, जिसमें इंडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ये क्वाड की तरह ही है लेकिन इंडिया इसमें नहीं है मेंबर, तो क्वाड की तरह इसलिए 3 कंट्रीज हैं, दैट्स व्हाई ऑकस। ऑकस मीन्स होता है ऑस्ट्रेलिया, UK, US। ठीक है, देन टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें। ऑकस एम्स टू काउंटर चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, वही काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए है। ठीक है, फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है ये, नाटो की तरह। ठीक है, नीटो की तरह नहीं है ये। और ऑकस प्राइमरली सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस करने के लिए। लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है। और एक्सचेंज फॉर नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन, मतलब एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज़ को इंक्रीज़ करना, नेवल टेक्नोलॉजीज़।
ठीक है। तो NPR जिसका नाम है और 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो AUKUS का स्ट्रक्चर क्या है, पिलर 1 एंड पिलर 2, ठीक है। पिलर 1 में कन्वेंशनली आर्म, न्यूक्लियर पावर, सबमरीन, ये सारी चीज़ें। तो US और UK हेल्प कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को कि आप भी थोड़ा डेवलप करो नेवल पावर्स में, सबमरीन में, ये सारी चीज़ों में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर पिलर 2 में क्या, एडवांस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, जॉइंट कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है, ठीक है। हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट हो रहा है वहाँ पर, जिसको हाई फ्लाइट प्रोजेक्ट भी कहा गया है, ठीक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर IPEF क्या है, ठीक है। इंडिया ने साइन किया है, एक्सचेंज किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट अंडर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी।